हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर बरखा वर्मा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ लास्ट सेशन, दिसंबर सेशन का BCOA 1, जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रीफली कमेंट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी 4 पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी एग्जाम में इनमें से किसी 2 पॉइंट्स को आप लोगों को डिस्कस करना था। So point number 1 is an entrepreneurial team is a group of people that help spread out the risk of new venture and also bring in different talents and skills. एंटरप्रेन्योर टीम वही होती है जो आपके बिजनेस में आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपके सुपीरियर सबॉर्डिनेट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वही एंटरप्रेन्योर टीम है। वही ग्रुप ऑफ पीपल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट टैलेंट लेकर आता है, वही एंटरप्रेन्योर टीम किस तरीके से आपके रिस्क को अपने साथ बांटती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओनर सिर्फ अकेला रिस्क बियर कर रहा है। जो लोग उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ऑन द मेन पोस्ट, वो लोग भी कहीं ना कहीं उनके साथ उनके रिस्क को बांटते हैं, उनके रिस्क को स्प्रेड आउट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनर ही अकेला रिस्क बियर कर रहा है, बाकी भी अगर कंपनी डूब जाती है सपोज, तो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ के करियर पर भी तो इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ग्रुप ऑफ पीपल दैट हेल्प द स्प्रेड आउट द रिस्क ऑफ न्यू वेंचर्स। जो भी न्यू वेंचर्स हैं उनमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ओनर के साथ, एंटरप्रेन्योर के साथ रिस्क को बांटते हैं, उसको बियर करते हैं। अगर आपके पास एक राइट टीम है तो ये कहा जा सकता है कि आपके सक्सीड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर आपके पास हर एक तरीके का टैलेंट है जो आपको नीडेड है, जो आपको रिक्वायर्ड है, तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे सक्सीड होने के। और कहीं ना कहीं अगर सब मिल कर के काम करते हैं तो उन सब का आपस में रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होता है, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है। सपोज़ आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय बहुत एक न्यू क्रिएटिव आइडिया लेकर आता है और जो आगे चल के सक्सीड भी हो जाता है, तो ये अदर एम्प्लॉयज़ के लिए भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है कि हम भी कुछ न्यू और क्रिएटिव लेकर आएँ। तो इसलिए कहा जा सकता है द बिजनेस विद हाई परफॉर्मिंग टीम्स आर मोर सक्सेसफुल। क्योंकि जितने भी आप ये कह सकते हैं कि जितने भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी मैन पावर की वजह से ही है। क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और सक्सेसफुल हाई टैलेंटेड मैन पावर है, जो बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग है, उनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं। तो वही एंटरप्राइजेज ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट होता है। Second point is entrepreneurs are like gamblers, and like any other gambler, their chances of winning increase if they have the right cards. जैसा कि आपने गैम्बलर्स का मतलब होता है कि जुआ जो खेलते हैं, आप कह सकते हैं कि जो लोग जुआ खेलते हैं, जैसे अगर उनके पास पत्ते अच्छे आ जाएं तो उनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना। तो इसी तरीके जो एंटरप्रेन्योर होता है, अगर उनके पास राइट चॉइस यानी कि राइट पीपल एट द राइट टाइम है, अगर राइट टाइम पे उनके पास सही लोग हैं काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके चांसेस सक्सेसफुल होने के बढ़ जाते हैं। तो इसके ऊपर आपको कमेंट करना है तो एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट लाइक गैम्बलर्स बट दे मस्ट बी एबल टू टेक द कैलकुलेट। वो गैम्बलर्स की तरह तो नहीं होने चाहिए कि हाँ ठीक है, गैम्बलर्स का तो पूरा 50-50 होता है कि वो राइट कार्ड्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर के पास ये IQ लेवल होता है कि वो खुद इस बात को जज कर सकता है कि मेरे सक्सीड होने के चांसेस अगर मैं इस एम्प्लॉय को हायर करता हूँ तो कितने हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आप किसी अनएजुकेटेड पर्सन को हायर कर लेते हैं जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो आप डेफिनेटली सक्सीड नहीं कर पाएंगे। और अगर वहीं उसी टाइम पर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए किसी हाई स्किलफुल पर्सन को हायर करते तो डेफिनेटली आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बट कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क तो लेता है, बट वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता है जिसमें कि उसके जीतने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो एक रिस्क तो लेता है बट एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि 50-50 पर वो काम करता है। ही ऑलवेज ट्राई टू हैव अ वेरी लो रिस्क एंड हाई परफॉर्मिंग चांसेस, यानी कि काम करने के चांसेस, सक्सीड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो सक्सीड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंटरप्रेन्योर हर पर्सन नहीं बन सकता। जिसके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है वही इंसान एंटरप्रेन्योर बन सकता है। एंड द अदर पॉइंट इज इनिशिएटिव्स।
डेफिनेटली ही मस्ट हैव द क्वालिटी टू ट्रांसलेट हिज आइडिया इनटू एक्शन। आपको अपने आइडिया को एक्शन में बदलने आना चाहिए। आइडियाज़ तो बहुत लोगों के पास है, बट बहुत सारे लोग डरते हैं रिस्क लेने से, उन्हें अपने का आइडिया को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। तो वही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनता है जो रिस्क भी बियर कर सकता है और कहीं ना कहीं इनिशिएटिव्स लेना भी उसे आता है। एंड थर्ड इज़ इंडिपेंडेंस। डेफिनेटली आप जानते हैं कि बिजनेस वही लोग करते हैं जिन्हें किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं होता है, जो अपने माइंड की क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं। तो ये इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंड लास्ट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसा कि आपने देखा है कि मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और कहीं ना कहीं उसमें एक न्यू इनोवेशन करके एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है, और यही एंटरप्रेन्योर की सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्योंकि जब आप एक एंटरप्राइज खोलते हो तब भी आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर सॉल्व करके आगे बढ़ता है। दे बिलीव दैट द रियल प्लेजर कम्स इन सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। असली मज़ा तो यही है चैलेंजेस को फेस करना और फिर सक्सीड होना। तो यही एंटरप्रेन्योर की सबसे ज़्यादा अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन आर टू फैसेट्स ऑफ द सेम कॉइन। यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इनोवेटिव वे टू रन अ बिजनेस और वेंचर। ये एक बहुत नया तरीका है। एंटरप्रेन्योरशिप ही अपने आप में एक नया तरीका है, एक नए बिजनेस को स्टार्टअप करने का, एक न्यू वेंचर स्टार्ट करने का। कहीं ना कहीं जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इतने इनोवेटिव होते हैं कि मार्केट में कहीं भी कोई चेंज आता है तो वो उसको एज एन चैलेंज नहीं, उसको एज एन थ्रेट नहीं, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं और उसके अंदर से कहीं ना कहीं एक डिफरेंट बिजनेस या डिफरेंट सर्विस लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं उनको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है। तो इनोवेशन, जब तक आपने कोई एक नया प्रोडक्ट इनोवेट किया, आपके दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया, एक्शन किया, बट जब तक वो लोगों को पता नहीं होगा, जब तक कि आप उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, उस प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज नहीं करेंगे, तब तक कहीं वो एक इन्वेंशन ही है। जब आप उसे मार्केटिंग करेंगे, कमर्शियलाइज करेंगे, लोगों तक आपका न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट जाएगा, तभी हम कह सकते हैं कि दैट इट इज़ एन एंटरप्रेन्योर दैट इज़ टू मच इनोवेटिव। यानी कि आप अगर सोचिए कि अगर सेम ही प्रोडक्ट मार्केट में हर जगह मिलेगा तो आप क्यों खरीदेंगे? कोई एक ही प्रोडक्ट ले, कोई एक ही ब्रांड से लेंगे। तो जब आपके ब्रांड में कोई इनोवेशन होती है, कोई नया फीचर आता है, तभी लोग आपके प्रोडक्ट को लेना पसंद करते हैं, चाहे वो एक स्लाइड चेंज ही क्यों ना हो। बट कहीं ना कहीं अब लोग क्वालिटी देखते हैं, कहीं कोई न्यू इनोवेशन देखने की कोशिश करते हैं। एंटरप्रेन्योर के पास बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, अपनी फॉर्मल एजुकेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना उन्हें आना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं है जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ। फेलियर से सीख कर आपको वापस आना, यही एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी खासियत होती है। एंड देन फाइंडिंग द सॉल्यूशन, आप अपने आइडिया को कैसे फ्रूटफुल बनाएं, यही एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है। कि वो एंटरप्रेन्योर जब अपने साथ एक इनोवेशन लेकर आता है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी प्लस इनोवेशन, जब ये दोनों चीज़ें साथ आती हैं तभी एक एंटरप्रेन्योरशिप एस्टेब्लिश होती है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ इनोवेशन एंड अडेप्टेशन। जब भी मार्केट में एक नया इनोवेशन आता है, कोई नया फीचर आता है, तो कहीं ना कहीं एक वो 180 डिग्री का टर्न होता है जो आपके जो भी आपकी मार्केटिंग पोजीशन है उसको कहीं ना कहीं बहुत जल्दी से चेंज कर सकता है। तो इट इज़ द इन्फ्यूज़न ऑफ आइडियाज़ फॉर द बेटरमेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ बिजनेस मैसेज कंटेन फैक्ट्स एंड फिगर्स इन प्लेस ऑफ ओवरऑल आइडिया। यानी कि आपको बात कुछ इस तरीके से, बिजनेस में जब आप एक दूसरे को मैसेजेस देते हैं तो ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पर डेफिनेटली एक राइटिंग में ही ज़्यादातर जो भी कम्युनिकेशन होता है वो राइटिंग में ही होता है। तो मोस्ट राइटिंग इन द वर्क प्लेस इज़ फैक्चुअल। जैसा कि आप कह सकते हैं कि अगर आपको ये कहना है कि ये इंसान 30 साल का है, तो आप ये कहने की बजाय आप उनका बर्थ सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं फैक्ट्स दिखाएगा और वो ज़्यादा इम्प्रेसिव भी होता है। तो ओवरऑल आइडिया देने से बेटर है कि आप फैक्ट्स शो करें। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहते हैं दिल्ली इज़ लोकेटेड इन इंडिया, तो बेटर है कि आप इंडिया का मैप दिखा दें, वो ज़्यादा फैक्टफुल होगा, ज़्यादा आपको लगेगा कि नहीं, ट्रस्ट आएगा लोगों का उसके ऊपर। तो बिजनेस में जो भी आपके बिजनेस मैसेजेस होते हैं, दे मस्ट कंटेन फैक्ट्स एंड फिगर्स while using the facts while presenting information for the review। जब आप लोग
फैक्ट्स को शो करते हैं। तो ऐसा यू मस्ट, जब भी आप कोई प्रपोजल, सपोज आप लोग कोई प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोशिश कीजिए कि आप डेफिनेटली बजट दिखाएं, रिसोर्सेज दिखाएं, आप उसकी टाइमलाइन दिखाएं कि इतने टाइम के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, हमारा बजट इतना है। ऐसा नहीं है बहुत लंबा चौड़ा, बट आपको सीधे सीधे पॉइंट्स में, फैक्ट्स में बात करनी है। और ओपिनियंस भी इस तरीके से यूज़ करने हैं कि आप सिर्फ लास्ट में कहीं ना कहीं आप एक एडिशनल पॉइंट दिखा दें कि इस तरीके से ये आपका ओपिनियन है, और अगर आप चाहें तो इसको मान सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने ओपिनियंस दिखाने हैं, बट आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से बात करनी है जो फैक्टफुल हो, यानी फैक्चुअल बातें करनी है। बिकॉज ओपिनियंस दैट आर सपोर्टेड बाय फैक्चुअल एविडेंस आर मोर लाइकली टू गेट अ रिस्पॉन्स। आपके पास रिस्पॉन्स आने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो अगर आपको इन 4 पॉइंट्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।